Good morning, all of you. Today, again, we are having a new lesson here from the 8th class, and that lesson will tell you about the education and the British rule. Today, whatever the education we are taking here, do you think the earlier it was the same? क्या ये आज की जो शिक्षा है क्या पहले भी ऐसी ही थी? नहीं. After coming of the Britishers, what the changes come in our society? So this lesson will tell you कि what was the education system before the Britishers and what the changes come after the Britishers. So let's start the education system of India through this lesson. तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है आपका इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम। मीन्स जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में नहीं थे तो उस वक्त हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा था? क्या हम पढ़ते थे या हम नहीं पढ़ते थे? हम पढ़ते थे, पर पढ़ाई का तरीका अलग था। हम पढ़ाई करते थे पाठशाला में, मदरसा हुआ करते थे, पाठशाला फॉर हिंदूज एंड मदरसा फॉर मुस्लिम्स। गुरुकुल हुआ करते थे, जैसे कि आज का हॉस्टल होता है। पढ़ाई का कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं था। संस्कृत भाषा के अंदर ज्यादातर पढ़ाई होती थी या फिर लोकल लैंग्वेज के अंदर कुछ पढ़ाई होती थी, और बेसिकली वेदों का ज्यादा पाठ किया जाता था। साइंस कम था, मैथ्स भी था, और बाकी चीजों में कुछ खास फोकस नहीं था। लड़कियों को एजुकेशन सिस्टम से काफी हद तक दूर रखा जाता था, और जो लड़के होते थे दे वर द पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम। लड़कों को क्या होता था, एजुकेशन के लिए उनको प्रॉपर वे में सब कुछ दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद जब देश चलता रहा, पढ़ाई होती रही, सब कुछ होता रहा, मुगल्स आए तो भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, दिल्ली सल्तनत के अंदर भी यही सेम फंक्शन था। तो इस तरीके से इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम था बिफोर द ब्रिटिशर्स, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स केम तो उसके अंदर क्या चेंजेस आए? वहां पे दो थॉट्स की बात होती है। यानी जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस जैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, बटा हुआ है। कोई कुछ पढ़ रहा है, 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 कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है। एग्जाम नहीं होते थे, सिलेबस क्या था, कुछ भी फिक्स नहीं था, जो मर्जी सो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। और वो भी सब नहीं, कोई कोई। तो दो तरीके के थिंकर्स हमारे सोसाइटी में डेवलप हुए। एक थे एंग्लिस्टिस्ट और दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहा। तो सबसे बड़ा थॉट ये था कि क्या पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया जाए या फिर पार्शली चेंज किया जाए। तो अंग्रेज और हिंदुस्तानी दोनों लोग एक साथ मिले, थॉट्स के रूप में इकट्ठे नहीं हुए, और उन्हीं में से जो दो विचार उत्पन्न होके हैं, दो थॉट्स, दो थिंकर्स निकल के, दैट वाज फर्स्ट एंग्लिस्टिस्ट और दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट। अभी जो है आपके एंग्लिस्टिक्स कौन से होते हैं? वो लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करना चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को पुश करना चाहते थे कि ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन पूरी तरीके से हमारे हिंदुस्तान देश में लागू हो जाए, वो लोग कहलाते हैं एंग्लिस्टिस्ट। दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसी को सही तरीके से चलाया जाए, उसके अंदर ज्यादातर चेंजेस ना किया जाए, उसको सही प्रकार से सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा करके सिस्टम में रन किया जाए, बट उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको चेंज ना किया जाए। ये चाहते थे पूरी तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश सिस्टम स्कूल लागू कर दो, और ये चाहते थे नहीं, ये सब चल रहा है इसको चलने दीजिए, हाँ उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट करते जाइए, चेंजेस करते जाइए। ये थॉट थे। ठीक है। फिर एक बंदा आता है जिसका नाम है विलियम जोन्स। ठीक। तो विलियम जोन्स जो व्यक्ति थे, जब ये आए तो इन्होंने देखा कि भैया एजुकेशन सिस्टम बड़ा अजीब सा है हिंदुस्तान का। तो इसने क्या किया, एक बीड़ा उठाया कि मैं इस देश की एजुकेशन सिस्टम को ठीक करूंगा। पर्पस भले इनका फायदे का हो, पर्पस भले ब्रिटिशर्स का फायदे का हो। तो उन्होंने देखा कि पढ़ाई का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कॉमन कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर 1784 में एक सोसाइटी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान को किस तरीके से एजुकेशन के ट्रैक पे डालना है उसके बारे में चर्चा की, और इसके अंदर सब कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए। फिर उन्होंने 1800 के अंदर फोर्ट विलियम्स कॉलेज खोला। उन्होंने बोला लड़कों को भी पढ़ाई के लिए जाना चाहिए, लड़कियों को भी जाना चाहिए।
पढ़ाई का एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। साइंस, मैथ, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, सारी चीजों की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, लोकल लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी सीखना, मतलब उन्होंने बोला कि सब कुछ सीखना चाहिए और इसके लिए इन्होंने हार्डवर्क किया। उसके बाद आगे चल के उनको राजा राम मोहन राय जैसे राजा का सपोर्ट मिला। इन्होंने इनकी बातों को फॉलो किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में एजुकेशन का हक सबका होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अमीर हो या गरीब हो, हर सब्जेक्ट पढ़ा जाए, ज्योमेट्री पढ़ा जाए, ग्रामर पढ़ा जाए, हिंदी पढ़ा जाए, इंग्लिश पढ़ा जाए, साइंस पढ़ा जाए, भूगोल पढ़ा जाए, एवरीथिंग शुड बी द पार्ट ऑफ दैट एंड दैट शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट। स्कूल्स को खोला जाए, स्कूल के अंदर एक पैटर्न दिया जाए बच्चों को, प्रॉपर अटेंडेंस हो, ठीक है, एग्जामिनेशन का पर्पस हो, किस तरीके से किया जाएगा, सब कुछ इसके अंदर इन लोगों ने बात किया। तो यहाँ से चेंजेस होने का काम शुरू हुआ और उन्होंने फोर्स नहीं किया, ऑप्शन दिए, बताया, समझाया कि ऐसा होना चाहिए तो आपका बेटर होगा, फिर लोगों को समझ में आया। तो विलियम जोन्स का रोल बहुत बड़ा यहाँ पे था। फिर आगे चलते हैं, ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा के अंदर क्या चेंजेस किया, क्या रिफॉर्म्स लाए। तो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। फर्स्ट वन, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830। पहली बार जब ये काम हुआ, विलियम जोन्स ने सब कुछ एक प्रिपेयर करके दिया, थोड़ा सा ट्रैक पे आया, सब कुछ चलने लगा, तो 1813 में यानी 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट बना। उसके अंदर था क्या, ठीक है, उसके अंदर ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईयर 1 लाख रुपीज एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेगी हिंदुस्तान के अंदर। देखो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पस था प्रॉफिट कमाना। Why they wanted to do the improvement in the education society of India? Because they were finding that there were so many people, they were illiterate and they were not having proper education system. तो उन्होंने सोचा if we are able to provide them education, this is their right if we are taking so many profit from here and we can find out the people those they are able to work for them. So that's why they were working for the education in India. Fine. तो एक्ट में क्या था कि 1 लाख रुपए, 1813 में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, वो यहाँ से अभी लगभग मान लो 100 करोड़ के आसपास थी। तो 1 लाख रुपीस एजुकेशन सिस्टम पे हर साल खर्च करने का एक एक्ट बना कि भैया 1 लाख रुपए हमेशा एजुकेशन के लिए हर साल दिए जाएंगे, जिसको आपको हिंदुस्तान के ऊपर खर्च करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यही फर्क है ब्रिटिशर्स के अंदर, वो आपसे कुछ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ देते भी हैं। दो थॉट्स ऑफ जेम्स मिल एंड मैक्लेरी। जब 1 लाख रुपए की बात हुई तो यहाँ पे दो थॉट्स हैं, एक है जेम्स मिल जिन्होंने आपको पता होगा हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और दूसरा था मैक्लेरी। अब जेम्स मिल की थॉट क्या थी, भैया 1 लाख रुपए खर्च तो होंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई करवाते हैं। 1 लाख रुपए खर्च करना है तो ये हक बनता है कि साइंस की भी नॉलेज हो, मैथ की भी नॉलेज हो, सब चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए लैंग्वेज कोई बार सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई इंग्लिश में ही सीखो, क्योंकि इंग्लिश नहीं तो पहले इंग्लिश सीखना पड़े। तो उन्होंने बोला कि पहले हिंदुस्तानियों को जरूरत है एजुकेशन की, सही गलत क्या है पता होना चाहिए। तो जेम्स मिल ने बोला कि हम क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाई कराई जाए, भाई मराठी में, गुजराती में, तमिल में, बिहारी में, एसमीज में, पंजाबी में, जिस लैंग्वेज में जो समझ में आता है तो वहाँ पे वर्नाकुलर स्कूल खोला जाए, तो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर मतलब कोर्स सेम हो पर लैंग्वेज अलग अलग हो, वहाँ पे पढ़ाया जाए, ठीक है, पाठशाला ही हो, गुरुकुल ही हो, मदरसा से हो, पर उनके अंदर इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला, साथ में ये भी लिखा कि जो ये है क्या नाम है आपके एंग्लिस्टिस्ट के और ओरिएंटलिस्ट के, एंग्लिस्टिस्ट को बोला गया कि आप वेस्टर्न एजुकेशन तो जानते हो, आप क्या करो, आप जाके लोकल लैंग्वेज में सीखो। मतलब इनको लैंग्वेज सिखाने के बजाय जो उनके टीचर्स थे या जो ये लोग थे, इनको बोला गया कि आप लोकल लैंग्वेज सीखो और ट्रांसलेशन करके लोकल लैंग्वेज में इन लोगों को पढ़ाओ। ये थॉट से जेम्स मिल गए, ठीक है। बट वहीं पे जो सेकंड पर्सन था मैकली, वो चाहते थे कि नहीं, इन लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश में सब कुछ सिखाया जाए जिससे कि हमारा फायदा हो। तो ये था चार्टर्ड एक्ट 1830, स्कूल खोलने के बाद सब कुछ इसमें था। फिर आगे चल के 1835 में क्या हुआ, ये जो बंदा था इसके नाम पे एक एक्ट बना, मैकलिन्स मिनट, एक चार्टर बना, जिसके अंदर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास आउट हुआ, ठीक है। 35 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास हुआ, जिसके अंदर बोला गया कि अब अगर
एजुकेशन पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ना है, तो सब कुछ इंग्लिश में होगा। हायर एजुकेशन तो इंग्लिश में होगी, सीधे सीधे फिर नीचे की तरफ भी इंग्लिश को ही डाला गया, इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश। साइंस भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, बट लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी। और कोर्स क्या होगा? हम बताएंगे, हम जो कोर्स देंगे आपको वो पढ़ना होगा, ठीक है। तो शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, बट इट वॉज द वेरी गुड थिंग। स्कूल्स होंगे, सब कुछ होगा, प्रॉपर वे का सिलेबस होगा, टाइमिंग होगा, टीचर्स आएंगे, जैसे आज का स्कूल चलता है इस तरीके से बहुत सारे स्कूल हिंदुस्तान में खोले गए। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा उन्होंने ये दिया कि अगर जो व्यक्ति इंग्लिश बोल पाएगा, इंग्लिश पढ़ पाएगा, इंग्लिश समझ पाएगा, उसको अंग्रेज लोग अच्छी नौकरियां देंगे, जॉब्स देंगे, ताकि इंग्लिश का और भी ज्यादा बोलबाला हो। तो इसके तहत ये जो वर्नाकुलर स्कूल हमारे देश में चल रहे थे, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हुई। और आज देखो कितने सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम खुले हुए, तो उस वजह से भी हुआ। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर क्या किया, बहुत सारी चेंजेस सिस्टम को किया, इसके अंदर एजुकेशन फील्ड के अंदर। शुरुआत में एजुकेशन कहाँ था, फिर कैसे हुआ, दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट चेंज। सो आई होप that you will see the lesson and try to understand what I want to say and what is the lesson is saying for you. Read the lesson, check out the doubts. If you are having any type of the doubt, you can ask. Thank you.